हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं कल जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था उसी में आज एक नया इंट्रोडक्शन, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है और जो भी आपको समझ में ना आए वीडियो में उसको कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, मैं दोबारा उस चीज़ को आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको जो अप्रोच अपनाना है वो अपनाना है व्हाट, व्हाई, हाउ एंड हू। उसी पे आज फोकस करके हम हमारा अप्रोच जो होगा उसी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को जानने के लिए जो पॉइंट आपके दिमाग में रख के चलना है कि हमें पढ़ना क्या है, बैक्टीरिया में कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। सबसे पहले हम जानेंगे ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये कहाँ से आया, कैसे बना। उसके बाद से हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, रिसर्च फील्ड में कब से शुरुआत हुई बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का, बैक्टीरिया को खोजना कब स्टार्ट किया गया और अभी तक के डेवलपमेंट क्या है बैक्टीरिया में, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री में। इसके बाद से सिंपल इंट्रोडक्शन इसका होगा, क्या है बैक्टीरिया, क्यों इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं इस पे कि बैक्टीरिया का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा है, कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगे जो बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर यूज किया जाता है या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आएंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम शुरुआती क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया वह कैसे डिवाइड किया गया, किसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया, किसको यूकैरियोटिक में रखा गया और किसको मेसोकैरियोटिक में रखा गया, इस बात पे फोकस करेंगे और किसको नॉन लिविंग कंडीशन में रखा गया। उसके बाद हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पे आएंगे और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे रखे गए हैं। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया कैसे कहा जाता है, कितने तरीके से ग्राम स्टेनिंग की जाती है, उस पर किस तरीके से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो हम इसी बात को फोकस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है। उसके बाद से सेकेंड जो पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया की कैसे कैसे शेप है, कैसे आप बहुत सारे बैक्टीरिया को सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि बैक्टीरिया के बारे में जानते तक नहीं होंगे, सुने तक नहीं होंगे या उनके स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में उनको कुछ नहीं पता होगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक शेप और साइज के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे जानते होंगे उनको पता होगा कि कोकस होता है, बैसिलस होता है, रॉड शेप्ड होते हैं, कामा शेप्ड होते हैं, स्पाइरल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ग्रोथ और न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में किस तरीके से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, किसे हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, किसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो इस बात पे हम फोकस करेंगे। इसी पॉइंट को हम जानेंगे ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला प्रेजेंस होता है उस फ्लैजिला की प्रेजेंस पे बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे आप सुने होंगे या आप जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। मोनोट्राइकस क्या है, लोफोट्राइकस क्या है, एम्फीट्राइकस क्या है, इस पे हम फोकस करेंगे और वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। उसके बाद हम बात करेंगे मोटालिटी की, मतलब वो कैसे मोटाइल होता है, कैसे मूव करता है और उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया है। यह पॉइंट हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोटालिटी। अब बात करेंगे कि बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसे होती है। मॉर्फोलॉजी में साइज की बात करेंगे कि बैक्टीरिया कितने साइज तक पाई जाती है, इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होता है,
यह एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे पाया जाता है, इस पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद साइज के बाद हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर या इंट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, राइबोसोम्स कैसे हैं, न्यूक्लियाइड कैसे है, जिसमें इसमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो उसके जगह पे इसमें क्या पाया जाता है उस पर हम ध्यान देंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे। न्यूक्लियाइड कैसा आता है, इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है, प्लाज्मिड का क्या रोल है, इस रोल को भी हम जानेंगे। इसको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने का। उसके बाद हम बात करेंगे हैबिटेट का, यह कहाँ पाया जाता है, किस किस जगह पे रहने लायक इसका जगह है, सॉइल में कैसे पाया जाता है, वाटर में कैसे पाया जाता है। एक चीज़ सिंपल तरीके से समझिए कि बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो यूबिक यूटस इन नेचर पाया जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन जो हर जगह पाया जाए, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, चाहे डीप वाटर सी वाटर हो, चाहे एटमॉस्फियर हो, ये हर जगह पाया जाएगा। एवरीबॉडी एवरी प्लेसेस, हर जगह ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल केमिस्ट्री का। इसके सेल केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि लिपिड कैसा है, प्रोटीन कैसे जुड़ा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कैसे जुड़ा होता है, इसकी जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, कैसे बनी होती है, उसमें कौन कौन से बाइंडिंग होते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म पे फोकस करेंगे कि इसका क्या रोल है मेटाबॉलिज्म में, ह्यूमंस बीइंग में इसका क्या रोल है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। और उसके बाद इसके रोल एंड फंक्शन की बात करेंगे, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, ये कैसे फंक्शन करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन चूंकि बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता है तो इसके जगह पे एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लेकिन इसमें बर्डिंग होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है, इसमें रिप्लिकेशन भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसका यूजफुल क्या है, या हार्मफुल में क्या क्या है। यूजफुल में इसको चीज़ बनाने में, कर्ड बनाने में कैसे यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में कैसे यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज कैसे होता है, यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका कैसे रोल होता है, और इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको फोकस करके और पढ़ाई करनी है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम फोकस करेंगे और सिंपल तरीके से, सिंपल वे में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करें ओरिजिन की। मैंने कहा था कि सबसे पहले ओरिजिन की बात करेंगे। बैक्टीरिया की ओरिजिन हुई कैसे, पहला क्वेश्चन। क्या बैक्टीरिया अर्थ के साथ साथ बना, थोड़ा सा थिंक करने की जरूरत है। क्या यूनिवर्स कब बना, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अर्थ कब बना, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। और फिर सीधे हम आएंगे बैक्टीरिया की ओरिजिन पे। तो आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स बना था, और इसके लगभग 9 बिलियन ईयर को बाद 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ये लंबा प्रोसेस है, ये आपको जानना नहीं है। जब आपको जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तो वहां पे बताया जाएगी कि कैसे बना। नेक्स्ट कंडीशन में बताया जाएगा कि अर्थ बना 4.6 बिलियन ईयर एगो, लेकिन बैक्टीरिया की ओरिजिन मानी जाती है 4 बिलियन ईयर एगो। बैक्टीरिया लगभग 0.6 बिलियन ईयर बाद बैक्टीरिया की ओरिजिन मानी जाती है। बैक्टीरिया इसी समय आया, और बैक्टीरिया आने के लगभग 0.5 बिलियन बाद, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ की शुरुआत मानी जाती है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ। कनेक्शन बिटवीन ऑल कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। यूनिवर्स बना, यानी कि ब्रह्मांड बना लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो। अर्थ बना 4.6 बिलियन ईयर एगो, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ।
उसके बाद बैक्टीरिया की ओरिजिन हुई 4 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद लाइफ आई अर्थ पे 3.5 बिलियन। अब आपको यहां समझना है कि 0.5 बिलियन लग गए लाइफ को आने में और लगभग 0.6 बिलियन लग गए अर्थ पे लाइफ आने में। यानी सबसे पहली लाइफ जो अर्थ पे आई थी वो थी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारा कॉमन एंसेस्टर है। हम कह सकते हैं कि हमारी ओरिजिन बैक्टीरिया से हुई है। हम सबकी ओरिजिन बैक्टीरिया से हुई है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल। शायद सबसे पहले अगर बैक्टीरिया नहीं आया होता तो अर्थ पे लाइफ नहीं आई होती, कभी भी नहीं आती। कारण भी था क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं थे। अर्थ पे कहीं पे भी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। कारण था कि एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का होना जरूरी है, और जब तक ओजोन लेयर नहीं बनेगा तब तक कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी लैंड पे। हाँ, लाइफ एग्जिस्ट करती थी। इस बीच देखिए 0.6 बिलियन ईयर एगो के बीच में लाइफ थी, लेकिन लाइफ अर्थ लैंड पे नहीं थी। लाइफ कहाँ थी? वाटर के अंदर लाइफ तो थी, लेकिन वो कौन था यही जानना है। तो जो था वाटर के अंदर वो भी कौन था? यही बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि एक बैक्टीरिया था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आया था आर्कियन एरा। जब आप डिवीजन पढ़ेंगे जियोग्राफी में तो वहां पे बताएगा जाएगा आर्की एरा क्या था, उसके बाद मीजोजोइक एरा क्या था, प्लियोजोइक एरा क्या था, वहां पे हम कंसीडर करेंगे। बस आपको यही जानना है कि एक लाइफ थी और वो लाइफ था आर्की बैक्टीरिया। यानी सबसे पहले एंशिएंट आने वाला बैक्टीरिया जो था वो था आर्की बैक्टीरिया। और इसी बैक्टीरिया ने लाइफ को ओरिजिनेट कराने में, लाइफ को अर्थ पे लैंड कराने में सबसे पहले जिसने काम किया उसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम भी आप सुने होंगे या जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। एक है मेथेनोजेन। मेथेनोजेन बैक्टीरिया था जो केवल मेथेन प्रोड्यूस करता था, केवल और केवल मेथेन प्रोड्यूस करता था। एक था हेलोजेन। एक ऐसा बैक्टीरिया था जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रोथ करता था। और भी सारे बैक्टीरिया थे, कुछ और भी नाम ले लीजिए, जैसे थर्मोएसिडोफिलस में थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडो का मतलब होता है एसिड, और फिलस का मतलब होता है लविंग। सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए, टेम्परेचर एसिड लविंग मतलब जहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन, यानी पीएच दैट इज लो पीएच। पीएच जहां पे लो होता है आप जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो जहां पे पीएच लो था, हाई टेम्परेचर था, और इन्हीं में रहने वाले उसको हम लविंग कहेंगे। जो वहां उसी जगह पे रहने की कोशिश करता है उसको हम लविंग कहते हैं। इनसे प्यार करने वाला, इनसे लव करने वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया सबसे पहले वाटर में आए और इनमें इवोल्यूशन हुआ, इनमें धीरे धीरे चेंजेज हुए, धीरे धीरे बदलाव देखने को मिले। और जैसे जैसे इसमें बदलाव आते गए बैक्टीरिया अपने आप को बदलता गया। आपको पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे ऑर्गन्स में चेंजेज आते हैं और बैक्टीरिया अपने आप को एडाप्ट करने के लिए अपने आप में चेंजेस किया। और जैसे जैसे चेंजेस किया वो चेंज होके क्या बन गया? वो चेंज होके यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने की कोशिश किया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, सत्य, ट्रू, यानी कि ये सत्य बैक्टीरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। और जो सबसे पहले एक बैक्टीरिया का और भी नाम सुने होंगे जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। यही है हमारे एटमॉस्फेयर का जनक। एटमॉस्फेयर को बनाने वाला
यही है साइनोबैक्टीरिया। शायद अर्थ पे साइनोबैक्टीरिया नहीं आया होता तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता। आपको पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 90% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अकेले, 90% ऑक्सीजन। और जब तक 90% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं आए होते तब तक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में टूटे नहीं होते। और जब तक अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ऑक्सीजन टूटेंगे नहीं तो वह फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके ओजोन O3 का यानी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किए। और जैसे ही ओजोन लेयर बना लाइफ अर्थ पे आना स्टार्ट हो गया। तो आप कनेक्शन देखिए, बैक्टीरिया का कनेक्शन देखिए कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में भी कल मैंने कहा था कि क्या इसका रोल लाइफ में है। यस है। आपको इस कॉन्सेप्ट जान के पता चल गया होगा कि लाइफ को बनाने में बैक्टीरिया का रोल है। मैंने एक और बात और कही थी आपसे कि क्या एटमॉस्फेयर को बनाने में बैक्टीरिया का रोल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर 90% ऑक्सीजन डेवलप नहीं हुआ होता अर्थ पे तो ओजोन के मॉलिक्यूल्स डेवलप नहीं हुए होते। आपको पता होना चाहिए कि O2 के मॉलिक्यूल पे जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ते हैं, इसमें कई तरीके का होता है, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, लेकिन अल्ट्रावायलेट सी ही पड़ा इसके ऊपर। जैसे ही अल्ट्रावायलेट सी पढ़ेंगे ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता था और ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये क्या बनाया, O3 बनाया। और इसी O3 को हम कहते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। और यही लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कारण ये है कि अगर डायरेक्ट लाइट सनलाइट अगर किसी डीएनए के मॉलिक्यूल पे पड़ेगा तो डीएनए का मॉलिक्यूल डिस्ट्रप्ट कर जाता था, यानी टूट जाता था, डिस्ट्रप्शन हो जाता था उसका। डिस्ट्रप्शन होने से वह क्या हो जाता था, वह ऑक्सीजन, वह डीएनए के मॉलिक्यूल टूट जाता था। इसलिए डीएनए के मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए लाइफ कभी भी लैंड पे शिफ्ट नहीं कर पाई, कभी भी शिफ्टिंग नहीं हुई लाइफ की लैंड पे। और जब लाइफ लैंड पे शिफ्ट नहीं हो पाई तो लाइफ सिर्फ कहाँ थी, हमने आपको बताया था कि लाइफ सिर्फ एक्वेटिक लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, बाकी कहीं नहीं। एक्वेटिक लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला कौन था, आर्कीबैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया है। अब यही आर्कीबैक्टीरिया धीरे धीरे चेंजेज आना स्टार्ट हुआ, उसके ऑर्गेनेल्स में चेंजेज स्टार्ट हुआ। और उसी ऑर्गेनेल्स के चेंजेज के बाद जो सबसे पहले डेवलप हुआ वो क्या डेवलप हुआ, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म का 90% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालता था और वही क्या किया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट के ओजोन लेयर बना। और ओजोन लेयर के आने के बाद जस्ट लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दी। ये था इसका सिंपल ओरिजिन मेथड, ये था बैक्टीरिया की ओरिजिन। सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और पूरे छोटे छोटे से शहरों तक पहुंचा दीजिए। यही मेरी विनती है, यही मेरी कामना है। और नमस्कार।